Good afternoon. Stop. Atomic structure. एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ थियरी पढ़ेंगे। इसमें कुछ थियरी आएगी, फिर क्वेश्चंस करेंगे बाद। बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नॉर्मल सोल्यूशन। सपोज potential energy between electron and proton. Suppose the potential energy between electron and proton at separation r is given by u equals to k log r, k log r, ठीक है, k log r। तो द बेस ही कर दो, ln r लिख लेना, ये log द बेस ही कर दो, where k is a constant, where k is a constant. For such hypothetical atom, for such hypothetical atom, calculate the radius, calculate the radius of nth Bose orbit and its energy, total energy
रेडियस कितना आया, NH/2π√mk, करेक्ट। u की वैल्यू क्या है, k log r to the base e। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस du/dr, तो k बाय r हो जाएगा, k बाय, करेक्ट। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, बस। नाउ मॉड F ऐसा लिख दो, mv² ये हो जाएगा k बाय r इक्वल्स टू mv² r से r कैंसिल आउट हो गया, therefore mv² इक्वल्स टू k। मुझे mv की वैल्यू अगर चाहिए तो m² v² इक्वल्स टू mk, therefore mv इक्वल्स टू √mk। ऑल्सो अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, NH/2π, और एंगुलर मोमेंटम होगा क्या, mvr इक्वल्स टू NH/2π। mvr की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा mk इंटू r इक्वल्स टू NH/2π। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी, ये Rn बोल दो इसको, ये हो जाएगा NH/2π √mk। यही क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर किया और आंसर कर दिया। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² इक्वल्स टू u की वैल्यू k log r to the base e, हाफ mv² को आप k लिख सकते हैं, mv² इज k ln r लिख दो, तो k कॉमन ले लिया या k/2 कॉमन लिया तो 1 + 2 ln r। तो यहाँ से आप आगे भी लिख सकते हैं, 1 + 2 ln r की वैल्यू पुट कर दो, NH/2π√mk, इसकी टोटल एनर्जी। नेक्स्ट लिखेंगे एटॉमिक एक्साइटेशन। एटॉमिक एक्साइटेशन, एटॉमिक एक्साइटेशन मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन या
एटम सिंगली आयोनाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन ही बोल दो। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा कहाँ से, ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो ये किसकी वजह से होता है, तो इसके लिए दो प्रोसेस मतलब फेनोमेना, देयर आर टू फेनोमेना by which atomic excitation takes place. First one is by photon absorption, मतलब फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा by photon absorption. फोटोन एब्सॉर्ब करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो वो एक्साइट हो जाएगा। एक होता है बाय कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है कि जब कोलिजन होता है तो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ कोलिजन पे, टाइप्स ऑफ कोलिजन पे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में लॉस हो रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है एक्साइटेशन। इसमें एक्साइटेशन वो भी देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले फोटोन एक्साइटेशन, फोटोन एब्सॉर्प्शन। फोटोन एब्सॉर्प्शन, देखो फोटोन एब्सॉर्प्शन में क्या होता है। ये मान लो एक एनर्जी स्टेट, इसको मैं E1 बोल रहा हूँ और ये एक एनर्जी स्टेट है, या ई इनिशियल, ई फाइनल, कुछ भी आप बोल दीजिए, ई फाइनल। तो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है। तो इस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को मिल जा रही है। अभी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और कहाँ पे चला गया, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। कहाँ पे चला गया, ये कैसा एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। और ये कैसा एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट। कैसा एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है। एक्साइटेशन देख रहे हैं। तो जब फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है, लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोटोन इज न्यू या वेवलेंथ लैम्डा, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। वही एनर्जी इसको मिली होगी। तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उतनी एनर्जी तो इसके पास होगी ना यार, तभी तो एक्साइट होगा ना इलेक्ट्रॉन। ये बात आ रही है समझ में क्या। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा, एक मिनट रुको यार, एक मिनट, क्या चल। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो डेल्टा ई के इक्वल, या आप इसको एच न्यू लिख सकते हैं या एच सी बाय लैम्डा लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये हो जाएगा आपका ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ इसको एच सी बाय लैम्डा, ई फाइनल को आप क्या लिखोगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट में आर एच सी कुछ वैसा आ जाए, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो एन फाइनल स्क्वायर
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन आई स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से एच सी बाय लैम्डा, यहाँ से अगर मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर लिया, जेड स्क्वायर लिया, तो यहाँ से 1 बाय एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट? अच्छा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है आर एच सी। वो वैल्यू क्या होती है? आर एच सी बताया है। आर एच सी की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। करेक्ट? कॉपी कर लो पहले। तो यहाँ से ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा, एच सी है ना। तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू 1 बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा इक्वल्स आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। कुछ ऐसा मुझे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा फिर लैम्डा जो है ये क्या है? वेव लेंथ ऑफ वेव लेंथ ऑफ वेव लेंथ ऑफ एब्सॉर्ब्ड फोटोन। अब इसी को 1 बाय लैम्डा जो होता है, 1 बाय लैम्डा को आप लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा इज न्यू बार। इस 1 बाय लैम्डा को, इस पूरे टर्म को बोलते हैं वेव नंबर। यस, क्या हो जाएगा ये? वेव 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर। ये वाला जो टर्म है वेव नंबर।
अब ये जो फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है, हर फोटोन को वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा, हर फोटोन को वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ उसी फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी इतनी होगी कि वो क्या करे, ग्राउंड स्टेट से कोई भी एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाए, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो जाए। तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो एक पॉइंट नोट करके लिखना है, एन एटम विल नॉट, एटम विल नॉट absorb photon of any arbitrary energy. For a photon to be absorbed by an atom, it must have energy equal to the difference of energy of ground state and ground state and any excited state. और any lower energy state to higher energy state. ठीक है, higher state. कुछ आई बात समझ में? तो ये होता है फोटोन एब्जॉर्प्शन। सेकेंड, नेक्स्ट, बाय कोलिजन। तो कोलिजन में थोड़ा सा एक पॉइंट लिखेंगे, इसको क्वेश्चन से ही समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे तो समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं, लास्ट में करेंगे अपन कुछ थियरी पढ़ने के बाद। बट जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं समझेंगे। बाय कोलिजन, बाय कोलिजन में क्या होता है, loss in kinetic energy, loss in this case, loss in kinetic energy during collision, during collision is used, during collision is utilized या utilized for atomic excitation. कैसे होता है, क्या होता है, उसको क्वेश्चन से समझ। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज यूटिलाइज्ड फॉर एटॉमिक एक्साइटेशन। क्लियर है? कॉपी कर लो एक।
एक आता है डी एक्साइटेशन। देखो डी एक्साइटेशन में क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट से पीएच लोअर एनर्जी स्टेट में लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे डी एक्साइट हो रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी रिलीज होगी किसके फॉर्म में, फोटोन के। जस्ट रिवर्स प्रोसेस, किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी फोटोन के फॉर्म में। तो अभी यहाँ से क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दोगे तो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रा नजर है, स्पेक्ट्रम नजर है। एक कभी अगर एक फोटोन जा रहा है, अगर ये विजिबल होगा तो कलर दिखाई देगा, विजिबल होगा तो कलर दिखाई देगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, बहुत सारे फोटोन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन होंगे, बट वो विजिबल रेंज में होंगे, कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में? तो यही से सीरीज बनती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सब। आ रही है बात समझ में? तो यहीं से सीरीज बनती है, क्योंकि जब फोटोन जा रहा है और यहाँ पे अगर आपने स्क्रीन लगा दिया है और ये अगर विजिबल रेंज में होगा तो आप देख सकते हैं, विजिबल नहीं होगा तो कोई दूसरा प्रोसेस होगा जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसा है ना। तो डी एक्साइटेशन में क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हायर माइनस लोअर। बेसिकली ये वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, यही है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन लिख दो, एमिटेड फोटोन का तो मतलब नहीं, ये हो जाए। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ से यहाँ आया तो फाइनल तो ये है, इनिशियल तो ये है, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होगा क्या, हायर से लोअर में आ रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू जो है ऑलरेडी नेगेटिव रहेगी ना, तो इसीलिए ई एच माइनस सी एल लिखेंगे, ये वैल्यू की। आ रही है बात समझ में? अरे नेगेटिव है तभी तो रिलीज बोल रहे हैं, नेगेटिव है तभी तो रिलीज बोल रहे हैं। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई एच माइनस ई एल, और डेल्टा ई फिर से एच सी बाय लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से भी वैसा ही इक्वेशन आता है, इसकी वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन एल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है एच सी बाय लैम्डा 13.6, जेड स्क्वायर कॉमन, 1 बाय एन एल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू ये हो जाएगा फिर से आर एच सी जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन एन एल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन एच स्क्वायर। एच सी से एच सी फिर से जाएगा, तो 1 बाय लैम्डा की जो वैल्यू होगी हो जाएगी जेड स्क्वायर आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। फिर से वही 1 बाय लैम्डा इज नथिंग बट न्यू बार आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन एल स्क्वायर माइनस 1 बाय, वो वहां पे एब्सॉर्ब फोटोन का वेवलेंथ था और यहाँ पे
वेवलेंथ ऑफ एमिटेड सेम इक्वेशन तो सेम। अब यहीं से दो तीन सीरीज बना दो, यहीं से जो भी सीरीज आएगी स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम वो अपन देख लेंगे। आर पता है, जेड पता है, कुछ पता है। यहीं से स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर एच, स्पेक्ट्रल लाइन तो वैसा आएगा, वो समझ में आना चाहिए। फर्स्ट लाइमन सीरीज, लाइमन लाइमन मेन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में जो लैम्डा होता है 1/λ इज आर। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाए, कहते हैं 1/1² अपॉन 1/n², है ना, वेयर n varies from 2 n 2 3 4 and so on. सेकेंड, लोवेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करेंगे फॉर लोवेस्ट वेवलेंथ,
इस पूरे सीरीज से क्वेश्चन था, कराऊंगा लास्ट में। फॉर लोवेस्ट वेवलेंथ, देखो इसको अगर लोवेस्ट होना है मतलब इस पूरी वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। इस पूरे वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए इस वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा। इसको मिनिमम होना है। इसको मिनिमम होने के लिए ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम होगी और पूरी वैल्यू मैक्सिमम इस साइड आएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू मिनिमम होनी पड़ेगी, करेक्ट। और इसके मिनिमम होने के लिए n की वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी, मतलब फॉर लोवेस्ट वेवलेंथ n इंफिनिटी। तो जब n इंफिनिटी होगा तो इस केस में 1/λ मीन जो होगा वो r हो जाएगा, 1 - 1 इंफिनिटी। तो लैम्डा मिनिमम वुड बी 1/r, 1/। जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे 911 के अप्रॉक्स आएगा। नेक्स्ट फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये मिनिमम चाहिए। मिनिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। इसको मैक्सिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो इनकी मिनिमम वैल्यू 2 है, इनकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हर केस में नहीं फाइंड करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा मैं 1/λ मैक्स इक्वल्स टू यहाँ से r इंटू 1 - 1/4। therefore लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा इस केस में ये आ जाएगा आपका 4/3। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 115। हर केस में ये वैल्यू नहीं लिखूंगा बट समझ में आना चाहिए। इसका जो रेंज है, ये रेंज किस में आ रहा है, तो रेंज आता है यूवी रेस। इसमें आता है यूवी रेस। मतलब यूवी रीजन, ऐसे रेज मतलब यूवी रीजन है ना, यूवी रीजन। रेंज किस में आएगा, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा जो आएगा वो आएगा बामर सीरीज। बामर सीरीज तो इसके लिए 1/λ जो होता है वो होता है r इंटू 1/2 स्क्वायर ऑन 1/n²। फिर n जो होगा यहाँ पे, n कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, 3, 4, 5 एंड फॉर लोवेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और लैम्डा मिनिमम जब आप फाइंड करेंगे इस केस में, तो लैम्डा मिनिमम जब आप फाइंड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, r/4, 4/r, 4/r। कुछ अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू देखे 3646 एंगस्ट्रॉम के आसपास। बट ये वैल्यू लर्न मत कर, इसीलिए बॉक्स के अंदर नहीं है, ठीक है, कॉपी कर लो।
नेक्स्ट, और मैक्सिमम वेवलेंथ, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, और लैम्डा मैक्स जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ 6563 एंगस्ट्रॉम के आसपास। लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, वो समझ में, सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये 3 होगा। रेंज जो आता है इसका, रेंज जो होता है वो होता है विजिबल, विजिबल। दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द लाइन, देखो यहाँ से, द लाइन विथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ, द लाइन विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम की बात अगर इज इन रेड, इसमें होएगा रेड, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एच एल्फा। क्या बोलेंगे इस लाइन को? एच एल्फा लाइन। द लाइन विथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इन रेड इज कॉल्ड एच एल्फा लाइन। नेक्स्ट वाली जो लाइन होगी, द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट लाइन विथ वेवलेंथ, इसके बाद का जो इसके बाद जो वेवलेंथ आएगा शायद कुछ इतना आएगा, 4861 एंगस्ट्रॉम आएगा, ब्रैकेट में लिखा, ये इज इन दी ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन में रहेगा ये, ब्लू ग्रीन इज कॉल्ड एच बीटा लाइन, एच बीटा लाइन। और इसके बाद जो आएगा द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन विद वेवलेंथ, विद वेवलेंथ 4341 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहेगा, इज इन द वायलेट is called H gamma लाइन। ये important part है इसका, H बीटा, H अल्फा, H बीटा, H gamma। नेक्स्ट, डायरेक्ट बाकी सबका ऐसे लिख रहा हूँ, इतना नहीं, पार्शियन सीरीज, पार्शियन सीरीज ये सब पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका 1 बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, R इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, फिर n जो होगा कहाँ से वारी करेगा, 4 5 6 एंड। इसका जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, IR। इसका जो रेंज, रेंज रेंज जो है होगा IR रीजन, फोर्थ ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। इसका जो 1 बाय लैम्डा है, अब वो R इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n varies from 5 6 7 एंड so on। इसका जो रेंज है वो भी IR रीजन, यार कॉपी
डन। Lyman fifth. P fund, इसका 1/λ जो होता है वो होता है R इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस, वेर n जो है 6, 7, 8। इसका जो रेंज होता है रेंज होता है फार आई आर रीजन। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। n equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से। तो लाइमन सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा आएगा डी एक्साइटेशन। तो यहाँ से फोटोन निकलेगा तो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ये क्या है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम के लिए ये वाला होता है, तो ये H अल्फा, H बीटा, H गामा। ये बात समझ। पाश जैसे आएगा फिर यहाँ से फोटोन एमिट, फोटोन क्या होगा, एमिट होगा ना, इस टाइप से ये सीरीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन्स एमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, कितना पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल लाइन्स बताओ, ये सब तो पढ़ा। कितना होता है, n into n minus 1/2, n into n minus 1/2, when an electron is, when काउंट भी कर लेना, समझ में आएगा, when an electron makes a transition from, या when an atom
makes a transition from nth state to ground state. The number of maximum possible lines, the number of, एक मिनट पहले इसको मैं लिख देता हूँ फिर ये कॉपी कर, the number of maximum possible lines obtained in the resulting spectrum हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू n बोल देता हूँ, n की वैल्यू जो जाएगी वो n इंटू n माइनस 1/2 ये होता है। अब समझो इसको, जैसे अगर मैं कंसिडर करूँ, इतना कंसिडर करूँ 1 2 3 4, तो अगर कोई यहाँ से आ रहा है तो कैसा हो सकता है, ऐसा बन सकता है, यहाँ से ऐसा हो 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 सकता है, फिर यहाँ से ट्रांजिशन ऐसा हो सकता है। और भी कुछ ट्रांजिशन दिख रहा है क्या, देख लो, कहीं ना कहीं कुछ और भी होगा। 3 to 2, हाँ 3 to 2 भी हुआ, ये भी हो सकता है। तो कितने मैक्सिमम लाइंस कितने हो सकते हैं यहाँ पे, 6। एक बार पुट करो, 4 इंटू 3/2 12/2 तो 6। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो दिखाई देगी स्पेक्ट्रम में, तो n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/, एक बार कॉपी कर लो इसको। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इतना अपन ने पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। यूनिट, कहीं पे तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिख दोगे, कहीं पे जूल छोड़ दोगे, तो फिर वो काम मत करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आंसर, जिसमें उसी में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यूनिट। वरना चैप्टर आएगा, सब आएगा, आंसर रॉन्ग।
देखेंगे द वेवलेंथ of the first spectral line in the Balmer series of H atom is 6561 angstrom. The wavelength of second spectral line in the second spectral line in Balmer series of singly ionized helium ion will be option 1215 angstrom, second 1640 angstrom, third 2430 angstrom, fourth 4687 angstrom. ऑप्शन दे रहा हूँ मतलब कभी ना कभी जेईई एडवांस का क्वेश्चन रहा होगा तभी ऑप्शन मिल रहा है. करेक्ट. फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो? 1/λ equals to r. हाइड्रोजन एटम तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो 1/λ. लैम्डा को लास्ट में पुट करेंगे, ऐसे ही रखो. 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ इज, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं आई थिंक, डायरेक्ट भी आ जाएगा. इसको यूज नहीं भी करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा आंसर, बट एक बार चेक कर लेते हैं, दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो है. तो 9495/36, 5r/36 इक्वेशन. सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ He plus H. 1/λ dash is r into z square by 1/2 square minus 1/4 square. कॉपी करो इतना पे.
डन। इसका आंसर ये टिक कर देता हूँ। तो यहाँ से 1/λ' की वैल्यू क्या आ रही है, r इंटू 2² अपॉन 1/4 माइनस 1/16। तो 1/λ' इज 4r, ये 16 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 4 टाइम्स में जाएगा ये, तो 1/λ' इज 3r/4। r की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, तो 1/λ' इज 3/4, r की वैल्यू पुट करेंगे 36/5 लैम्डा फ्रॉम। तो यहाँ से λ' जो आएगा 4 से जाएगा ये 9 टाइम्स में, तो 5λ/27। तो 5/27 इंटू लैम्डा इज गिवन एज 6561। कैलकुलेट करोगे 1215 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट भी करते आर की वैल्यू को पुट करके आंसर आ जाता। इस बार का क्वेश्चन बनाते और समझना कि आईआईटी जो है जेई एडवांस क्यों स्पेशल है। एक क्वेश्चन में वो क्या करा देता है, पूरा ये सीरीज का क्वेश्चन पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना जेई एडवांस को बाकी एग्जाम से ये डिफरेंट बना। टफनेस जो आती है इस एग्जाम में इसी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चंस के इक्वल हो जाता है, मल्टीपल चॉइस है ना, हर ऑप्शन एक क्वेश्चन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is a correct about the spectrum of hydrogen. Spectrum of hydrogen. Option A. The ratio of the longest, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू बताई है उसका रेशियो फाइंड करना, अलग से सॉल्व करो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन करने के लिए होता तो मैं बॉक्स के अंदर रख देता उसको, बॉक्स के अंदर नहीं है मतलब लॉन नहीं करना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, in Balmer series is 9/5. 9/5. Second, there is there is an there is an overlap. There is an overlap between the wavelength ranges of Balmer and Paschen series. Paschen series. Third, the wavelengths of Lyman series are given by 1 plus 1/m square into lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series, and M is an interior. D, the wavelength
ranges of Lyman Balmer do not overlap. तो पहले जो रीड करके लग रहा है तो उसको तो टिक कर दो, जैसे बी और डी ये तो डायरेक्ट रीड करके आंसर कर सकते। देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बामर एंड पार्शियन, ये होता है विजिबल, ये होता है इंफ्रारेड आईआर, तो ये तो होगा नहीं। द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बामर डू नॉट ओवरलैप, सही है। लाइमन जो है वो होता है यूवी रेस में, इसलिए होता है विजिबल, मतलब ये करेक्ट। तो एक तो पहले फाइंड कर लिया कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। अब इसको और इसको चेक करना है, इसको और इसको चेक करना है। ट्राई करो, कॉपी करो और एक बार देखो। हाँ, आंसर ए सी डी। longest, the ratio of longest wavelength to the shortest wavelength in Balmer series। तो बार्मर सीरीज का पहले इक्वेशन लिखो, एक्सप्रेशन क्या होता है ना। तो बार्मर सीरीज में वन बाय लैम्डा जो होता है वो होता है आर 1/2² माइनस 1/n²। तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर लैम्डा मिनिमम एन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/λ मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो r/4 हो जाएगी। देयरफॉर लैम्डा मिनिमम इज 4/r। फॉर लैम्डा मैक्स के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 1/λ मैक्स जो आएगा वो हो जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो ये हो जाएगा कितना, 5r/36। therefore lambda max is 36r/5, 36/5r। अपने को क्या फाइंड करना था, मैक्स टू मीन, लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मीन, ये हो जाएगा 36/5r इंटू 4/r। आर से आर जाएगा, 4 से 9 टाइम्स में जाएगा, 9/5 आ जाएगा।
इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो करेक्ट है, बी तो होगा नहीं। अब सी चेक कर लो। सबसे पहले मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करो लाइमन सीरीज का। मिनिमम वेवलेंथ 1/λ होगा क्या पहले, 1/1² माइनस 1/n²। फॉर लैम्डा में n इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/λ की वैल्यू r/1, देयरफॉर लैम्डा इज 1/r। इसी को उसने बोला है लैम्डा नॉट, यही गिवन है। 1/r को आप लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। अब यह वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय दिस। अब फिर से 1/λ इज r into 1 माइनस 1/n², है ना। तो लैम्डा को अगर फाइंड करना है तो इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, क्लियर। तो जब आप इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/r into 1 माइनस 1/n² इक्वल्स टू 1 बाय इक्वल्स टू लैम्डा, इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, कॉपी कर लो, मुझे आंसर तो देख गया, कॉपी कर लो इतना पहले। प्लस आ रहा था ऑप्शन में, अपने को तो सर माइनस का कुछ बताया है, यहाँ तो प्लस दिख रहा है सर, ये कैसे होगा सर। अभी समझेगा, लैम्डा फाइंड करना है, 1/λ थोड़ी फाइंड। डन। इसको अगर मैं आगे लिखूं तो ये कैसा हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1/r इंटू 1 माइनस 1/n²। तो 1/r तो लैम्डा नॉट है यार, और ये न्यूमरेटर में जाएगा, -1 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा नॉट बाइनोमियल से एक्सपांड कर दो, 1/n²। ये एन इंटीजर ही, उसने m लिखा है, अपन ने n लाया, इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट। आंसर ए
सी एंड डी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे, इन सबसे क्या ही पूछ सकता है, कितना टफ क्वेश्चन बना सकता है, इतना ज्यादा कुछ तो होगा नहीं इसमें। ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट, in a transition, in a transition from n to a state of excitation, n कहाँ से, n to a state of excitation energy, excitation state of excitation energy 10.19 electron volt. A hydrogen atom emits a hydrogen atom emits a photon. So photon इसका वेवलेंथ दिया हुआ है 4890 एंगस्ट्रॉम. Determine the binding energy of initial state and find the value of n. Determine the binding energy of initial state and find the value of n. n की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रांजिशन n क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. नहीं, n तो 2 नहीं है शायद. n 2 आएगा क्या. एक्साइटेशन, किसी कोई स्टेट है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी इतनी है, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी इतनी है. तो अगर कुछ गिवन नहीं है तो देखो आपको क्या बताया था, एक्साइटेशन एनर्जी पहले सम. एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम from lower energy state to higher energy state. If lower energy state is not specified, then ground state is taken to be lower energy state. तो lower energy state से जो higher energy state में जा रहा है उसकी excitation energy, तो वो state कुछ assume कर लो कि कौन सा state है, x y z जो भी assume करना है assume करो. अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा. n equals to 1 to 2 आ रहा है क्या. देखो यहाँ से अपने को कोई आइडिया नहीं है, बट एक्साइटेशन एनर्जी अगर दी हुई है, एक्साइटेशन एनर्जी जो दी हुई है, लोअर एनर्जी स्टेट स्पेसिफाई किया ही नहीं है, इसका मतलब ये कहां से गया होगा, ग्राउंड स्टेट टू मान लेते हैं एक्सेथ ऑर्बिट. चलेगा. 3.4 है, चेक कर लेते हैं जो भी. ये समझा क्या, ग्राउंड स्टेट से मान लिया एक्सेथ ऑर्बिट. क्लियर है. तो अगर यहाँ पे आप एनर्जी को देखोगे, ये n इक्वल्स टू 1 से कहाँ पे गया, n यहाँ पे x, n की वैल्यू जो है वो x, n नहीं है, n तो ये है ना, n तो ये, वो तो आगे चेक करें, पहले इसको देख लेते हैं. तो यहाँ से
तो इसकी एनर्जी जो आएगी अपने को वो क्या आएगी, EX माइनस E1 इक्वल्स टू, यही होगा ना एक्साइटेशन एनर्जी, करेक्ट। तो EX की वैल्यू, E1 तो पता है हाइड्रोजन एटम है, तो E1 तो है आपका 13.6 माइनस 13.6, और ये वाली वैल्यू है 10.19। तो EX की वैल्यू कितनी हो गई 10.19, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा माइनस होगा 13.6। तो EX की जो वैल्यू हो गई, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपको कितनी, 0 तो 41.3, 3.41 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो स्टेट है, इस स्टेट की जो एनर्जी है वो ये एनर्जी माइनस, इस स्टेट की जो एनर्जी है ये, कुछ आई बात समझ में। तो इनिशियल स्टेट अपना यहाँ पे है क्या, इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बतानी है एन वाले की। इनिशियल स्टेट अपना एन है क्वेश्चन से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट अपना क्या है एन, कॉपी करो। जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो सम बेसिक डेफिनेशन करके जो लिखाया है। डन। अब देखो यहाँ से, अब क्या है n इक्वल्स टू n से कहाँ पे आ रहा है, x पे आ रहा है, यहाँ से डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो यहाँ से फोटोन निकल रहा है, फोटोन निकल रहा है तो इसका वेवलेंथ गिवन, तो क्या लिखेंगे आप, En माइनस EX, यही होता था ना, हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, लिख दिया। En की एनर्जी पता है नहीं, EX पता है -3.41, और ये 12400 कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ से ये लैम्डा कितना था यार, लैम्डा की वैल्यू क्या थी 4890 एंगस्ट्रॉम में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में। अगर नैनोमीटर में होता एक जीरो कम लिखता मैं यहाँ पे, तो En ये हो जाएगा +3.41, और ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 2.54 आ जाएगी। तो यहाँ से En क्या आ गया आपका 2.54 माइनस 3.41, तो En की वैल्यू आ गई आपको -0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस स्टेट की एनर्जी जो इनिशियल स्टेट है, इस स्टेट की एनर्जी कितनी है -0.87 इलेक्ट्रॉन, -0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी इसकी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth स्टेट या ऑर्बिट कितनी होगी
तो 0.87। ना अब यूज कर लो, En की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, -0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n² अपॉन z² तो है नहीं, तो 1/n² ही रहेगा ये, है ना, इक्वल्स टू -0.87 है, तो कैंसल आउट हो जाएगा सब कुछ। n² की वैल्यू जो है ये आपको 13.6/0.87, जब कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेट 16 आएगा। n का आंसर हो रहा जाएगा। अगर सपोज मुझे x फाइंड करना होता, अगर मुझे x फाइंड करना होता तो x भी फाइंड 3.41। कॉपी कर डन। द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, समझो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, कोई ये नहीं दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ एक्साइट हो रहा है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ अ hypothetical H like atom is 15 volt. Find the third excitation potential. Third excitation potential of the atom. बताइए। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब, देखो एक्साइटेशन में क्या होता है, किसी भी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। बट आपको बताया अगर कुछ भी नहीं गिवन है मतलब ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2। थोड़ा यूज कीजिए, देखिए क्या आ रहा है नहीं आ रहा।
18.25 आई थिंक करेक्ट थे शायद। 225/12 शायद, हाँ सही है, सही है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की अगर बात करोगे तो सबसे पहले एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल ये होता है जो भी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन ई, यही होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए या मैं ऐसा लिखता हूँ फर्स्ट ईपी, इसकी वैल्यू को आप क्या लिखते, E2 माइनस E1/E, और यही वाली वैल्यू गिवन है आपको 15 वोल्ट। E2 क्या होगा, तो ये जो भी होगा हाइपोथेटिकल है, कुछ भी है, इसकी वैल्यू जो भी होगी तो ये ऐसा लिखोगे ना आप इसको E1, इसको मैं E1 को E0 मान लेता हूँ, तो E0 तो ये हो जाएगा E0/2 माइनस में आएगा तो ये माइनस E0। ये समझा क्या? ब्रैकेट में सिंस E1 की जो वैल्यू है वो माइनस E0 अज्यूम कर लिया। अगर ये E0 होगा तो दूसरा वाला E0/4 हो जाएगा, तीसरा वाला E0/9 हो जाएगा। करेक्ट। इसको इस साइड लाइए, 15 ये वोल्ट में है तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E0/4 प्लस E0, ये हो जाएगा 3 E0/4। E0 की वैल्यू हो गई 20 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से E0 की वैल्यू फाइंड कर, मतलब अभी पहले क्या होता था, हाइड्रोजन एटम होता था उसका 13.6 होता था बाइंडिंग एनर्जी, और इसका 20 है, मतलब डिफरेंट है ये। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए क्या लिखोगे, थर्ड ईपी, तो थर्ड ईपी क्या हो जाएगा, E4 माइनस E1 अपॉन E4 माइनस E4 क्या, माइनस E0 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस E0 अपॉन E। तो यहाँ से माइनस E0 एलसीएम ले लिया तो प्लस 15 E0 16 E0 5 16 E, तो 15 E0/16 E, तो 15/16 E, E0 की वैल्यू 20 E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा और ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 75/4 वोल्ट, मतलब 18.75 हो जाएगा। करेक्ट। अरे समझ रहा है ना ये, सबको समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसा नहीं कि कुछ हवा ही नहीं लग रहा है और सर पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते। यस 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 यस, आपको जैसे भी सॉल्व करना आप कर सकते हैं, आपको बता दिया गया, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ आंसर। कुछ अज्यूम करना पड़ेगा E1 को, इसलिए मैंने E0 अज्यूम कर लिया माइनस, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए आप।
सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम दिया हो, जिस टाइप से दिया हो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू दी हुई है -15.6 इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी है ना, -6.3 इलेक्ट्रॉन, -3.08 इलेक्ट्रॉन, -1.45 इलेक्ट्रॉन, -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्फिनिटी पे 0 इलेक्ट्रॉन। कोई भी हाइपोथेटिकल एटम है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल find the excitation potential for the state n equals to 3. Second, find the ionization potential for this atom. For this simple है, for this atom. Third, find the shortest wavelength limit of the series terminating at n equals to 2. Find the wave number of photon emitted for the transition equals to 3 to n equals to 1. चलो यार इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, क्या सिंपल है, कुछ तो है नहीं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12.5, N3 लिखा तो E3 माइनस E1 बाई E कर दो, एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, E फाइनल E इंफिनिटी माइनस E1 बाई E कर दो, आंसर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट T एट n इक्वल्स टू 2, तो इन शॉर्टेस्ट के लिए कहाँ से कहा, n इक्वल्स टू 2 है तो कहाँ से जाएगा, इंफिनिटी वाला केस आ जाएगा, शॉर्टेस्ट के लिए एक इंफिनिटी हो जाता है, तो पुट कर दीजिए वहां से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मिनिमम। फाइंड द वेव नंबर है तो वो तो 1 बाय लैम्डा से आ जाएगा। Hmm. 1.01 in 10⁻⁷ सही है, 10⁻⁷ हो गया।
एक्साइटेशन पोटेंशियल है, ईपी की वैल्यू n इक्वल्स टू 3 है, तो E3 माइनस E1 बाई E3 कितना है, -3.08, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15.6 बाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ऑन ही हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12.52 वोल्ट, 12.52 करेक्ट। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, E इन्फिनिटी माइनस E1 बाई E, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 15.6 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई E हो जाएगा, तो इसका आंसर 15.6 वोल्ट आ जाएगा। थर्ड, मिनिमम के लिए आपको पता है एक इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, है ना, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इन्फिनिटी माइनस E2, और ये क्या हो जाएगा, HC बाय लैम्डा, ये E इन्फिनिटी क्यों, मिनिमम के लिए इन्फिनिटी होगा, ये 0 प्लस 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, कॉपी कर लो एक। ये क्वेश्चन में शायद 5.3 दिया हुआ है, इसको 5.3 कर, इसीलिए शायद तुम्हारा आंसर 5.3 दिया हुआ, मैंने 6.3 लिया, 5.3, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, HC बाय लैम्डा मिनिमम है ये 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय लैम्डा मीन इक्वल्स टू 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी 1240 बाई 5.3 नैनोमीटर, तो इसका जो आंसर आएगा 234 नैनोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में आपको लैम्डा चाहिए, E1 बाई लैम्डा चाहिए, कहाँ से, 3 to 1, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E3 माइनस E1, और ये क्या हो जाएगा, HC बाय लैम्डा, E3 बाय E1 की वैल्यू कितनी है यार, E3 बाय E1 माइनस 3.08 प्लस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाली वैल्यू जो है 1 बाय लैम्डा, और इसकी जो वैल्यू होगी HC 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये कितना आ जाएगा आपका 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल आउट हो जाएगा, यही है आपका न्यू बात, ये हो जाएगा 1.52 अपॉन 1240 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁹, ये मीटर में आएगा, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 1.01 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा ये मीटर इनवर्स, ठीक है, ये आंसर है, कॉपी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। आर कहाँ पे आएगा, आर भी आएगा, हाँ करेक्ट, हाँ मतलब वैल्यू आर की, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर वो एटॉमिक कोलिजन भी देखेंगे, और वो भी देखेंगे जिसमें न्यूक्लियस भी मोशन कर रहा है, अभी तक न्यूक्लियस रेस्ट में है, अभी तक न्यूक्लियस किसमें है, रेस्ट में, क्लियर है, कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियस भी मोशन करेगा, तो न्यूक्लियस अगर मोशन कर रहा है तो फिर चेंजेस आ जाएंगे, फार्मूला जो भी फार्मूला पढ़ा है उसमें चेंज आ जाएगा, स्लाइड चेंज है, देख लेंगे क्या चेंज, पढ़ लो, चलेगा तो नहीं, KVPY का एग्जाम जो होता है वो तो 11th में होता है, वो तो सिंपल, वो तो कुछ है नहीं, 12th वाला अच्छा होता है, 12th का अच्छा एग्जाम,
सिर्फ एनसीईआरटी से हो पाना वो थोड़ा टफ, बट पढ़ लो फिर भी। नहीं, कोई आइडिया पोस्टपोन होने का तो अभी चांसेस नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करो ना सिर्फ, अभी क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करो तो थोड़ा तुमको आइडिया लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। PYQ, ठीक है, तो आइडिया लग जाए। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को करोगे। चलो बाय, टेक केयर।